हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हमने ऋग्वेद काल ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, वो वाली वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था, यह जो टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक के बारे में पढ़े थे, उसी तरह हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो है सीक्वेंसली एक एक चीज़ हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो है राजनीतिक संरचना क्या था। ठीक है। बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक संरचना की हम बात करते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था का जो है इसमें विकास हुआ था। ठीक है। जो हमने ऋग्वेद काल में देखे थे एक तरह से सीमित था, लेकिन यहाँ पर एक तरह से जो है राजनीतिक व्यवस्था जो है एक तरह से विस्तार देखने के लिए मिला था। यहाँ पर जो है विस्तार हुआ कैसे, तो लोग जो है एक तरह से अस्थायी जीवन जीने लगे थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि राजा का जो है महत्व जो है बढ़ गया, और राजा को जो है कहा जाने लगा, क्या क्या कहा जाने लगा, तो राजा को जो है एक तरह से हम बात करते हैं सर्वजनीन कहा गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सर्वभूमिपति भी कहा गया और एकारट भी कहा गया। ठीक है। वही दूसरी तरफ एक बात और जान लो कि इसमें जो है यज्ञ जो है प्रचलित हुआ। ठीक है। उसमें भी यज्ञ था, लेकिन उसमें क्या था कि मंत्रोच्चारण, पशु बलि सब नहीं दिया जाता था, लेकिन इसमें जो है खास तौर पर जो है यज्ञ पर जो काफ़ी ज़्यादा जो है बोध दिया गया, यानी कि इस पर जो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब वेटेज दिया गया है। तो यज्ञ प्रचलित हुआ, जैसे कि हम बात करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, राजसी यज्ञ हो गया। बलि जो है एक तरह से हम बात करते हैं अनिवार्य कर बन गया। जबकि हम बात करते हैं ऋग्वेद काल की, जब हम राजनीतिक संरचना पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बलि एक तरह से हम बात करते हैं स्वैच्छिक कर था। ज़रूरत नहीं था कि आपको बलि देना अनिवार्य है, कर के रूप में देना अनिवार्य है, ऐसा नहीं था, स्वैच्छिक कर था। लेकिन यानी इच्छा से दे रहे तो था। लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, बलि को जो एक तरह से अनिवार्य कर मान लिया गया। बताया जाता है कि प्रजा के द्वारा ही सैनिक सेवा दिया जाता था, यानी कि अभी भी हम बात करते हैं कि अस्थाई सेना का जो है अभाव था। जैसे कि ऋग्वेद काल में हमने देखे थे कि वहाँ भी अस्थाई सेना का अभाव था, तो अभी भी यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रजा के द्वारा ही क्या किया जाता था, तो सैनिक सेवा जो है दिया जाता था। ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि राज्य जो था, राज्य का आधार जो है बड़ा हो गया, तभी तो राजा का महत्व बढ़ गया भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है। प्रशासन की जो है छोटी इकाई जो है परिवार या कुल था, और बड़ी इकाई जनपद कहलाने लगा, यानी राजा का महत्व बढ़ गया। तो एक तरह से जो है जो छोटे छोटे स्तर पर जो इलाका होते थे, अब उसका जो काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ गया, और एक तरह से हम बात करते हैं जनपद के रूप में आ गया। और यही जनपद जो आगे चलकर जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, बुद्ध काल से ही आपको इसका तो थोड़ा बहुत हिंट्स मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम मौर्य काल में जाते हैं तो कितने जनपद का जो है हमें उल्लेख मिलता है, तो 16 जनपद का जो उल्लेख मिलता है। तो यहीं से एक तरह से जो है सीक्वेंसली बनते हुए जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं बड़ी इकाई जो एक तरह से क्या बन गया था, जनपद बन गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद काल, सॉरी उत्तर वैदिक काल की हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में बात करते हैं, तो सॉरी ऋग्वेद काल में क्या हुआ था कि जो अर्थव्यवस्था का जो प्रचलन था, यानी मुख्य आधार था, कृषि था। ठीक है। जिसमें हल, लांगल और धन व यज्ञ की चर्चा मिला था। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कृषि का तो महत्व बढ़ गया, साथ साथ हम बात करते हैं लोहे का औजार का भी परंपरा बढ़ गया, यानी कि लोहे का प्रचलन जो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ गया। अब बात करते हैं जब लोहे का प्रचलन बढ़ गया तो क्या होगा, कृषि का महत्व अच्छी खासा होने लगा। यानी कि जब लोहे का औजार बनेगा तो कितना भी बंजर भूमि हो उससे तोड़ा फोड़ा जा सकता है। जब ज़मीन टूटेगी तो भाई उसको उर्वरक बनेगी। और एक तरह से हम बात करते हैं कि इसमें जो है गाय के भी चर्चा किया गया है, तो हम यह भी मान सकते हैं कि पशुधन के लिए जो है गोबर उपलब्ध रहा होगा। तो एक तरह से हम बात करते हैं कृषि का इसमें महत्व जो है बढ़ गया। कैसे, तो एक तरह हम बात करते हैं लोहा के प्रचलन से। भाई हम बात करते हैं शिल्प गतिविधियों की भी जानकारी मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं इसकी जो जानकारी हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में जो है शिल्प गतिविधियों की जानकारी जो मिलती है वाजसनेयी संहिता से मिलते हैं। और इस शिल्प गतिविधियों में सेम चीज़ आप उत्तर वैदिक काल के रख सकते हैं, जैसे कि बढ़ईगिरी हो गया, चमड़े का निर्माण हो गया। ठीक है। रथ बनाना, सोने का प्रचलन था, तांबे व कांसे का औजार बनाया जाता था। लेकिन इसमें आपको जो है 2 चीज़ जोड़ लेना पड़ेगा। जैसे कि इसमें क्या हो गया, मृदभांड का निर्माण शुरू हो गया।
अब मृदभांड का निर्माण क्यों करना शुरू कर दिया? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। मृदभांड का निर्माण करने के पीछे यह कारण रहा होगा सॉरी कि जब अनाज की उपज काफ़ी ज़्यादा हो गया तो अनाज के रखने के लिए कोई तो बर्तन चाहिए, तो एक तरह से जो है मृदभांड के जो है बनाना तो पड़ेगा। तो एक तरह से हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर वैदिक काल में अनाज रखने के साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं कि मृदभांड का जो है प्रचलन आरंभ हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद काल में क्या हुआ था। जो व्यापार होता था उपहार वितरण पर होता था, यानी कि विनिमय प्रणाली पर होता था, एक्सचेंज के रूप में होता था। आप हमें कुछ दीजिए और हम आपको कुछ देते हैं, उस आधार पर जो है ऋग्वेद काल में जो है अर्थव्यवस्था चलता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम बात करते हैं मुद्रा का प्रचलन का साक्ष्य मिलता है, और मुद्रा के रूप में देखने की क्या मिलता है, तो कृष्ण शब्द की जो है चर्चा देखा गया है। किस चीज़ की चर्चा देखा गया है? तो कृष्ण किस रूप में पहचाना जाता है? तो मुद्रा के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ भी हम बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो जानकारी मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं दुर्ग शब्द के आधार पर हमने देखे थे कि वहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। इसी तरह से हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है जिक्र मिलता है, जो कि हम बात करते हैं तैत्तिरीय अरण्यक नामक ग्रंथ से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि राजा जनक द्वारा जो है हल जोते जाने का जो है विवरण मिलता है। तो आप ये भी एक कोटेशन डाल सकते हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण की में बात करते हैं ग्रंथ है, इसमें एक तरह से बात करते हैं राजा जनक कहाँ के थे, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। और राजा जनक किसके पिता थे, आप भी ये भी बता दीजिए। जानकारी होनी ज़रूरी है भाई। अब रामायण थोड़ा धार्मिक चीज़ के बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है, और धार्मिक चीज़ तो यहीं से हमारे आते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद अथर्ववेद, तो इस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ उत्तर वैदिक काल का। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि उत्तर वैदिक काल का जो है पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए। बोलिए बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको कोई भी इंक्वायरी हो, जैसे कि हमारे पढ़ाने की तरीका में या इसमें किसी और प्रकार की इम्प्रूवमेंट करने का है, तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, या तो फिर आपको शायद हम मतलब कि हिचकिचाहट हो रही है, इसमें भी सुधार करने की ज़रूरत हो, तो आप हमें कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं। हम इसमें ज़रूर सुधार करेंगे। नए हैं तो थोड़ा बहुत तो हेजिटेशन तो हो रहा है, लेकिन हम इसको सुधार करेंगे। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि मेरा पार्ट 2 होगा।